तो लास्ट में देखें, आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था कि इफ E1 E2 E3 En form a partition of sample space S, अगर E1 E2 En पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S फॉर्म करते हैं एंड मतलब पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S, तो पार्टीशन की कंडीशन बताई थी मैंने, इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलेंगे आपको बताया था, दैट इज E1 E2 E3 En are pairwise disjoint, पेयरवाइज ये डिसजॉइंट है। E1 में E1 E2 में कॉमन नहीं है, E2 E3 में कॉमन नहीं है, E3 E4 में कॉमन नहीं है, पेयरवाइज डिसजॉइंट है एंड दे आर एग्जॉस्टिव। दे आर एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव क्यों है कि इनमें से कम एक होगा, बताया था मैंने एग्जॉस्टिव बिकॉज क्योंकि पार्टीशन की कंडीशन है, क्योंकि आपको लास्ट क्लास में बताया था E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन En दैट इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, सबका यूनियन सैंपल स्पेस है, पार्टीशन की कंडीशन ही है एंड PEI प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो किसी की, सबकी प्रोबेबिलिटी जीरो से बड़ी, I इज इक्वल टू 1 to n। E1 E2 E3 पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब है पेयर वाइज ये डिसजॉइंट है, पेयर वाइज डिसजॉइंट है, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब है म्यूचुअली ये एक्सक्लूसिव है, पेयर वाइज डिसजॉइंट मीन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर एग्जॉस्टिव। तीन कंडीशन बताई थी पार्टीशन की मैंने, इसको ऐसे बोल दी, कई बुक्स में ऐसे भी लिखा है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, E1 E2 E3 एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कॉमन कुछ नहीं है, पेयर वाइज दे आर डिसजॉइंट, E1 E2 में कॉमन नहीं है, E2 E3 में कॉमन नहीं है एंड दे आर एग्जॉस्टिव, सबका यूनियन जो है सैंपल स्पेस है और PI ग्रेटर देन जीरो है, प्रोबेबिलिटी सबकी जीरो से बड़ी, मतलब किसी की प्रोबेबिलिटी जीरो से बड़ी। एग्जॉस्टिव का क्या मतलब है, दे आर एग्जॉस्टिव मतलब उनका यूनियन सैंपल स्पेस है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कॉमन कुछ नहीं, इसका क्या मतलब है, दैट इज एग्जॉस्टिव का क्या मतलब है, P ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू यूनियन En, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1 होती है, E1 यूनियन E2 यूनियन En ये 1 होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है अगर, तो आपको पता है कि यूनियन इज कन्वर्टेड इनटू प्लस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में यूनियन प्लस, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब है आपस में भी कॉमन नहीं है और पूरे में भी, जब आपस में किन्हीं दो में कॉमन कुछ नहीं है तो पूरे में भी कॉमन कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है। जैसे E1 E2 में कॉमन नहीं है, E2 E3 में कॉमन नहीं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, तो इसका मतलब है E1 E2 E3 में कुछ कॉमन नहीं होगा, दिखती बात है, क्योंकि E2 E3 में नहीं है, E1 E3 E1 में नहीं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब E1 E3 में नहीं है, E2 E3 में नहीं है, तो सब में किसी में भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। E1 यूनियन E2 यूनियन E3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, क्यों, क्योंकि एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव का मतलब सबका यूनियन सैंपल स्पेस होगा, और अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो यूनियन आपका प्लस में चेंज होता है, आपको पता है, इसका मतलब हो गया सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, PE1 PE2 इट इंप्लाइज PE1 PE2 PEN, जो सबकी प्रोबेबिलिटीज हैं उनका सम आपका 1 होगा, PE1 PE2 PE3 सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। पेयर वाइज दे आर डिसजॉइंट, पेयर वाइज डिसजॉइंट मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का मतलब उनमें से कम एक होके रहेगा, तो उनका यूनियन जो है सैंपल स्पेस होगा, PEI जीरो से बड़ा है, मतलब I जो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब समझ लें कि उनमें कॉमन कुछ नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, E1 E2 में नहीं है, E3 E1 में नहीं है, तो दिखती बात है, पेयर वाइज अलग चीज होती है, पेयर वाइज का मतलब E1 E2 में नहीं है, E2 E3 में नहीं हो सकता, E1 E3 में, लेकिन म्यूचुअली का मतलब E1 E3 में भी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि किसी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, सबका इंटरसेक्शन भी जीरो होगा, तो इसका मतलब सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम आपका 1 होगा। तो ये समझिए, थ्योरी क्लियर करें, E1 E2 E3 En जो है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड ऑल्सो दे आर एग्जॉस्टिव, और साथ में ये एग्जॉस्टिव भी है, ये चीज भी क्लियर कर लें कि दे आर ऑल्सो एग्जॉस्टिव। अब इसमें मेन बात आती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, तो एग्जॉस्टिव का मतलब है सबकी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है दैट विल बी 1, सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम आपका 1 होगा। अब इसमें एक कंडीशन आती है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था आपको लास्ट में उसका प्रूफ करा रहा हूं, इफ ए इज एनी इवेंट एसोसिएटेड, ए कोई भी इवेंट है
एसोसिएटेड विद E1 E2 अप टू En। एक कोई भी इवेंट है जो इसके साथ एसोसिएटेड है E1 E2 अप टू En, एनी इवेंट। तो लॉ ऑफ टोटल, बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली P of A that I have told you, P of A by E1 into P E1 plus P A by E2 P E2 और लास्ट में आएगा P A by En into P En। This is law of total probability. A is any event associated to E1 E2 E3 और E1 E2 E3 En जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, या इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब ये है, तीन कंडीशनें हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है और साथ में PEI ग्रेटर देन 0। तो इज एनी इवेंट एसोसिएटेड टू देम बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, दिस इज द रिजल्ट। अब आप देखें हाउ इट विल बी प्रूव्ड, इसका प्रूफ देखें और इसके बाद आपकी बेस थ्योरी में वो भी मैं आपको भी करा दूंगा। तो थ्योरी ताकि मैक्सिमम आपकी कवर हो जाए और उसके बाद उसके क्वेश्चंस हैं दो इंडिपेंडेंट और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम मैंने कवर कर दिए। तो बेस थ्योरी में और इसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल तो बहुत ही सिंपल है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इसको ढंग से समझिए। प्रूफ देखें अब आप इसका, तो ध्यान दें, ये देखें आप, दिस इज सपोज दिस इज E1, ये आपका E2 है, इधर E3 है और ये En है, एंड A is any event associated to this, this is sample spaces। तो E1 का मतलब ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है और लास्ट में En। तो E1 E2 E3 En are n events, they form partition of sample space। partition का मतलब सबका यूनियन आपका sample space है। since E1 E2 En form partition of sample space, partition of sample space फॉर्म कर रहे हैं, that is EI intersection EJ phi, I is not equal to J and IJ जो है that is 1 2 3 up to N, IJ 1 से EI intersection EJ phi, उनमें कॉमन कुछ नहीं। तो E1 E2 E3 पार्टीशन सैंपल स्पेस का फॉर्म कर रहे हैं, तो कंडीशन आपको पता है एंड, और साथ में E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En जो है वो आपका सैंपल स्पेस होगा। सबका जो यूनियन है वो दैट विल बी ए सैंपल स्पेस, सबका यूनियन आपका सैंपल स्पेस होगा। तो ये पार्टीशन का मतलब है, कंडीशन एंड मैंने आपको बताया ये, तो PEI ग्रेटर देन 0। और पार्टीशन का एक और मतलब ये कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, उनमें कॉमन कुछ नहीं है, और साथ में एग्जॉस्टिव है, मतलब कम से कम कोई एक इवेंट होगा, वन एंड ओनली वन ऑफ देम अकर्स, उनमें से कम एक होगा, एक ही, मतलब कम से कम एक जरूर होगा उनमें से, ये E1 होगा या E2 होगा या E3 होगा, दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, ओनली वन एंड ओनली वन ऑफ देम अकर्स। तो ये ध्यान दें। अब आप देखें दिस इज A इज एनी इवेंट एसोसिएटेड टू देम, तो A को आप क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन S, तो A कैन बी रिटन A इंटरसेक्शन और S को E1 यूनियन E2 यूनियन En। A कैन बी रिटन A इंटरसेक्शन S, A को आप A इंटरसेक्शन S लिख सकते हैं और आपका E1 यूनियन E2 जो है आपका वो S हो जाएगा सैंपल स्पेस। अब आप देखें इसको आप सेपरेट करने, तो इसको मतलब P ऑफ A, तो P ऑफ A क्या होगा, A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 यूनियन En ये होगा। सो P ऑफ A, P ऑफ ये आ जाएगा A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन A इंटरसेक्शन E3 और ऐसे लास्ट में आएगा A इंटरसेक्शन यूनियन En। सो दिस विल बी देयर P ऑफ A। अब आप नोट करें P ऑफ क्योंकि A इसके बराबर है, सैंपल स्पेस का साथ इंटरसेक्शन करेंगे, ए सैंपल स्पेस समझ लो यूनिवर्सल सेट, सेट की लैंग्वेज में समझना तो यूनिवर्सल सेट। ए जो है ए इंटरसेक्शन एस होगा और आपका एस को लिख दिया E1 यूनियन E2 यूनियन En,
और इसको आपने ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 यूनियन EN कर दिया और ये इंटरसेक्शन। अब प्रोबेबिलिटी ये होगी सिंस E1 EI EJ दे आर डिसजॉइंट, उनमें कॉमन कुछ नहीं, इनमें कॉमन कुछ नहीं, एंड अगर ए इंटरसेक्शन देखो EI ये E1 है ये E2 है, तो इंटरसेक्शन E1 क्या हो, ये हो, तो E1 में से कुछ पार्ट आया इंटरसेक्शन E1 का, कुछ पार्ट ए क्योंकि E1 के साथ रिलेटेड है तो कुछ पार्ट इसका E1 के साथ है। इसका क्या मतलब है, ए इंटरसेक्शन EI एंड ए इंटरसेक्शन EJ क्या हुए, दे आर सबसेट्स ऑफ, ये जो होंगे ये सबसेट्स होंगे किसके, EI एंड EJ। दिखती बात है, EI एंड EJ डिसजॉइंट है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब है EI इंटरसेक्शन EJ 5, तो A इंटरसेक्शन EI A इंटरसेक्शन EJ जो है, क्योंकि A का E1 के साथ इंटरसेक्शन किया तो E1 का कुछ पार्ट आया, E2 के साथ किया E2 का कुछ पार्ट आया, तो A इंटरसेक्शन EI और A इंटरसेक्शन EJ किसके सबसेट्स होंगे, EI और EJ के। EI और EJ से कुछ पार्ट उसमें से आगे A का इंटरसेक्शन के कुछ इसके सबसेट होंगे। सिंस सबसेट का मतलब उसका कुछ पार्ट, EI एंड EJ आर डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट है। इसका क्या मतलब है, A इंटरसेक्शन EI एंड A इंटरसेक्शन EJ आर आल्सो डिसजॉइंट, तो ये भी क्या होंगे, ये भी आपके डिसजॉइंट हो। A इंटरसेक्शन EI A इंटरसेक्शन EJ ये भी आपके डिसजॉइंट हो। तो डिसजॉइंट अगर हैं तो आपको पता ही है यूनियन इज मतलब दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में यूनियन प्लस में कन्वर्ट होता है, दैट इज इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूनियन is converted into plus and union is converted into addition, union आपका addition में convert हो जाता है। इसका मतलब है P of A intersection E1, P of A intersection E2, P of A intersection EN, ये होगा आपका। अब आपको पता ही है P of A, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ A, P A इंटरसेक्शन E1, P A इंटरसेक्शन B क्या होता है, PA इंटू PB बाई A। एक इवेंट हो लिया तो दूसरे पर कंडीशन लगती है। मान लो E1 आपका हो लिया तो A पर कंडीशन लगेगी E1, सपोज E1 अकर्स, तो दिखती बात है, या A हो गया तो E पर कंडीशन लगेगी E1। तो इंटरसेक्शन B को आप PA इंटू PB बाई A लिखो या PB इंटू PA बाई B लिखो, आपकी मर्जी है। जो मान लो E1 हो गया, E1 पहले हो गया तो A पर कंडीशन लगेगी E1 की, या मान लो E2 हुआ पहले, या मान लो E2 हुआ तो फिर A पर कंडीशन लगेगी E2। इस ढंग से आपका मान लो पहले EN हो गया तो A पर कंडीशन लगेगी EN। अब ये मत सोचें कि मैंने यहां पर PA1 लिख दूंगा अगर मैं, तो E1 बाई A आएगा, तो E1 पर कंडीशन लगेगी A की। लेकिन इसमें पहले E1 हो लिया, E1 E2 E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो E1 हो गया तो A पर कंडीशन लगी E1 की, E2 हो गया A पर कंडीशन लगी E2 की। सो P ऑफ E1 मान लो E1 हो गया तो A पर E1 की लगेगी, या मान लो E2 हो गया तो A पर E2 की लगेगी, मान लो EN हो गया तो A पर EN की लगेगी। सो दिस इज प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम इसको कहते हैं। तो ये इसका प्रूफ है, आप देखें, ध्यान दें थोड़ा सा। अब क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा यू विल मोर एंड मोर, बहुत क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपका। तो ये देखिए P ऑफ E1 इनटू PA बाई E1, मान लो E2 हो गया तो A पर कंडीशन लगी E2 की, मान लो EN हो गया तो A पर कंडीशन लगी EN की। सो दिस इज अबाउट लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन से यू विल मोर एंड मोर क्लियर, और उसके बाद आपका बेस थ्योरम, तो वो भी देख लें, बेस थ्योरम भी इसके बता दूंगा। और बेस थ्योरम के क्वेश्चंस फिर हम करेंगे, एक दो क्वेश्चन अभी करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, और अगले क्लास में आपका बेस थ्योरम भी पूरा हो जाएगा। बेस थ्योरम आपने ध्यान से समझनी है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है बेस थ्योरम, उसको क्लियर करें। तो देखिए क्वेश्चन देखिए आप, ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। A bag contains 3 red and 4 black balls. Another bag contains
2 red and 3 black balls. If a ball is drawn from either of bags, दोनों में से किसी बैग में से बॉल ड्रॉ की, क्वेश्चन से आपकी थ्योरी भी क्लियर होगी. Either of the bags, find the probability that it is red. अब आप देखें, एक बैग में 3 रेड हैं 4 ब्लैक है, दूसरे में 2 रेड हैं और 3 ब्लैक है. दोनों में से बैग में से किसी एक बैग में से बॉल निकाली और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बॉल रेड है. अब कैसे इसमें पता लगा कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा? देखो, लेट, क्योंकि बैग बॉल जो आएगी वो बैग में से आएगी, हवा से तो बॉल आएगी नहीं, कैसे हाथ डालना बॉल आएगी. बैग आपको पहले बैग में हाथ डालना पड़ेगा तो बॉल आएगी. दोनों में से किसको भी बैग ले सकते हैं आप. तो लेट इवन विद द इवेंट, बॉल तभी आएगी जब बैग लोगे, बैग सिलेक्ट करोगे तभी बॉल निकलेगी. लेट इवन विद द इवेंट दैट फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, पहला बैग आपने सिलेक्ट किया. E2 with the event that second bag is selected. E2 है कि सेकंड है. अब दिखती बात है कि एक बैग लोगे तो दूसरा नहीं लोगे, दोनों में से किसी में से निकाली. तो इसका क्या मतलब? दैट इज इवन इंटरसेक्शन E2 5. दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं. सीधी सी बात है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं और दोनों में से कोई ना कोई बैग आप लोगे. तो क्या मतलब? वो इवन यूनियन E2 सैंपल स्पेस है. तो इसका क्या मतलब है? दैट इज इवन E2 आर, क्योंकि या तो एक बैग लोगे या दूसरा लोगे, दोनों में से कोई ना कोई होगा. दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली लोगे, या तो एक बैग लोगे या दूसरा लोगे, दोनों में से कम एक इवेंट होगा और कॉमन कुछ नहीं है. एक होगा तो दूसरा नहीं लोगे, दूसरा लोगे तो पहला नहीं लोगे. इसको मतलब मैं क्लियर कर रहा हूं थ्योरी आपको. दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो कॉमन 5 है, इंटरसेक्शन उनका 5 है और दोनों का यूनियन या एक या दूसरा सैंपल स्पेस होगा. और दैट इज इवन E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ऑल्सो दे आर एग्जॉस्टिव. दे आर एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव भी. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दैट इज P ऑफ इवन यूनियन E2 क्या होगा? 1 होगा. P ऑफ इवन यूनियन E2 1 होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस. P ऑफ इवन यूनियन E2 1 होगा क्योंकि एग्जॉस्टिव है. दोनों में से कम एक इवेंट होगा, या पहला बैग लेंगे या दूसरा लेंगे. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है? क्योंकि कॉमन कुछ नहीं है, एग्जॉस्टिव भी है. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो तो तो मतलब सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी. और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है तो प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है. मैंने आपको कई बार एक थ्योरी पहले भी क्लियर की. इसका मतलब है P ऑफ इवन P ऑफ E2 इज इक्वल टू 1. P ऑफ इवन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है तो उन इवेंट अगर एक्सक्लूसिव भी है एग्जॉस्टिव भी है तो प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है. अब इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, ये हम एज्यूम करते हैं इसमें. जैसे कई बार थ्योरम पे कॉन्ट्राडिक्शन होती है तो उसमें ये कॉन्ट्राडिक्शन है थ्योरम पे, जो आपकी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है बेस थ्योरम है, कि दोनों बैग की प्रोबेबिलिटी सेम क्यों ले रही है. वो तभी मतलब सॉल्व होगा. हम लेते हैं कि इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, पहले बैग को भी उतनी प्रेफरेंस जितनी दूसरे बैग को, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम लेते हैं. ये इस थ्योरम पे जैसे कोई साइंटिस्ट थ्योरी देता है तो उस पर कॉन्ट्राडिक्शन होती है, तो बेस थ्योरम पे ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि कैसे आप प्रोबेबिलिटी सेम ले रहे हैं. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 1 हो गए. मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है. अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज 1. एंड सिंस वी विल assume that events are equally likely, कि जो इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली है. इक्वली लाइकली का मतलब किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो दोनों मतलब हर एक बैग की प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी. जितनी पहले बैग को प्रेफरेंस उतनी दूसरे को. ये कॉन्ट्राडिक्शन है बेस थ्योरम में या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम क्यों ले रही है. तो इसका मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दैट इज P ऑफ इवन, ये सेम लेते हैं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है तो इज इक्वल टू सेम. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज आप मतलब
सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज 1। अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा। तो P of E1 plus P of E2 1 and we will assume that events are equally likely। हम assume करेंगे कि किसी को प्रेफरेंस नहीं, दोनों बैग की प्रोबेबिलिटी सेम है। P of E1 is equal to P of E2, तो दोनों बैग की प्रोबेबिलिटी सेम है। इसका मतलब है P of E1 is equal to P of E2, तो हाफ है। हर एक बैग की प्रोबेबिलिटी हाफ है, पहला बैग ले चाहे दूसरा ले, प्रोबेबिलिटीज हाफ। अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 1 होता है, P of E1 plus P of E2 1। लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि दोनों बैगों की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो P of E1 is equal to P of E2, तो P of E1 P of E2 हाफ आएगा। अब इवेंट E मान लेंगे कि बॉल रेड है। देखें, लेट E be event that ball is red। E मान लेंगे कि बॉल आपकी रेड है। We will assume that E is red। इसका क्या मतलब है? अब रेड आपकी पहले बैग में से भी दूसरे में से भी आ सकती है। रेड पर कंडीशन P E by E1 का क्या मतलब है? रेड पर कंडीशन लगी पहले बैग की कि पहले बैग में से रेड आई। E by E1 का मतलब है बॉल इज रेड बट इट इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो फर्स्ट बैग में 3 रेड है, तो आ गया 3/7। P of E by E2, P of E by E2, रेड आई लेकिन दूसरे बैग में से आई 2/5। रेड है लेकिन बैग दूसरा है, तो क्लियर है। P of E1 पता लग गया, P of E2 पता लग गया। अब हमने निकालना है कि बॉल इज रेड, तो इसका क्या मतलब? बॉल इज रेड, आपको P of E निकालना है। P of E by E1 आ गया, रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग 3/7, रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग। बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी E1 E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अगर वो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस बना रहे हैं तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होंगे। दोनों में से कम एक इवेंट होगा, मतलब दोनों में से वन एंड ओनली वन अकर्स, या इवन हो गए, एक बैग लेंगे दूसरा लेंगे, और दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे। तो और सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव में। दोनों बैगों की प्रोबेबिलिटी सेम लेंगे, तो P of E1 P of E2 हाफ आएगा। तो बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड, P of E ये होगा P of E by E1 into P E1 प्लस P of E by E2 into P of E2। तो अब आप इसमें फॉर्मूले की वैल्यू डाल दें। P of E by E1 ये निकाला है आपने, 3/7 into half। P of E by E2 2/5 into half, 3/14 plus 1/5। एलसीएम आया 70, 15 plus 14 90/7। So this is the probability that ball is red। तो ये प्रोबेबिलिटी आई कि जो बॉल है वो आपकी रेड है। So this is the required solution of this question। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। सो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने क्लियर किया आपको कि इवेंट्स पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। पार्टीशन का मतलब है कि सबका यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस होगा और साथ में एग्जॉस्टिव होंगे, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे क्योंकि उनमें कॉमन कुछ नहीं होगा। दे विल बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम, उनके बीच कॉमन कुछ नहीं होगा। तो इस ढंग से अब दूसरी आ जाती है बेस थ्योरम। वो आप देखें बेस थ्योरम क्या है वो भी देख रहे हैं आप। लेट E1 E2 En फॉर्म पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। वही बात आ गई, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब है दैट इज they are mutually exclusive and exhaustive। वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है। क्लियर है? ये मतलब है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस का। एंड P of EI ग्रेटर देन 0 ये है। तो बेस थ्योरम क्या है देखें आप। अब बेस थ्योरम में ये है, थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं आपको। बेस थ्योरम क्या बताती है कि जैसे आपने दो बैग है, आपने दोनों बैग में से बॉल निकाली और आपको पता लग गया कि रेड है। अब प्रोबेबिलिटी निकालने की पहले बैग में से आई, मतलब रिवर्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। ये तो पता लग गया कि बॉल रेड है, पहले तो निकाला था कि बॉल रेड है, बॉल रेड है ये पता लग गया, लेकिन वो पहले बैग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो बेस थ्योरम इसके बारे में बताती है, इसका प्रूफ भी कराऊंगा और आपको थ्योरम बता रहा हूं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई ग्रेटर देन जो बेस थ्योरम की स्टेटमेंट है वो देखें आप, यू प्लीज क्लियर दिस। तो व्हाट द बेस थ्योरम स्टेट्स, तो देन, तो इसका मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब पेयर वाइज दे आर डिसजॉइंट, मतलब ई आई इंटरसेक्शन ई जे फाई आई इज नॉट जे ऑल्सो एग्जॉस्टिव का मतलब है एस इज इक्वल टू E1 यूनियन E2 अप टू यूनियन EA, दे आर एग्जॉस्टिव। EI इंटरसेक्शन EJ फाई, उनमें कॉमन कुछ नहीं, I इज नॉट इक्वल टू J, और जो E1 यूनियन E2 यूनियन EN इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। देन व्हाट द बेस थ्योरम स्टेट्स, PEI by A, दिस इज इक्वल टू P A by EI, रिवर्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको, रिवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बैक। आपको ये पता लग गया ए इवेंट हो लिया पहले हो लिया कि बॉल रेड है, मतलब जो इवेंट अकर करेगा बाद में उसका हमें पहले पता लग गया कि बॉल रेड है लेकिन पहले बैग में से है, दैट बेस थ्योरम उसके बारे में बताती है। ए बाई ई आई इंटू पी ए बाई ई आई, और नीचे सिग्मा पी ए बाई ई जे इंटू पी ऑफ ई जे, जे इज इक्वल टू 1 to n फॉर एनी I is equal to 1 2 3 up to n। तो देखें, इट इज कॉल्ड एज बेस थ्योरम, ये बेस थ्योरम है। तो E1 E2 En फॉर्म है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, वही मतलब है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। P ऑफ EI ग्रेटर देन 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI ग्रेटर देन 0, EI कोई इवेंट है, EI इंटरसेक्शन EJ फाई, उनमें कॉमन कुछ नहीं है, और जो सबका यूनियन है वो सैंपल स्पेस है। तो PEI by A, PA by EI, P क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा, J1 to n PA by EJ into PEJ, ये है बेस थ्योरम। अब आप देखें इस, अब इसका बेसिकली आप थोड़ी सी थ्योरी समझने की कोशिश करें। जैसे मान लो, अब आप ध्यान दें, सपोज वी हैव टू बैग्स, सपोज वी हैव टू बैग्स, बैग 1 बैग 2, पहले बैग में 3 रेड हैं 2 ब्लैक, दूसरे में 2 रेड हैं 3 ब्लैक। अगर आपको ये निकाल, दोनों बैगों में से कोई एक बैग हम सिलेक्ट करते हैं, उसमें से बॉल निकालते हैं। अगर हमें ये निकालना है कि, देखो ध्यान से समझें, अगर हमें ये निकालना है कि बैग की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बॉल तो निकालनी है बैग में से, ये नहीं कि बॉल नहीं निकालनी, कोई ना कोई बैग तो लेना ही है, या बैग फर्स्ट लेंगे या बैग सेकंड लेंगे। इसका मतलब दोनों आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब है कॉमन कुछ नहीं, अगर पहला बैग लेंगे तो दूसरा नहीं लेंगे, दूसरा लेंगे तो पहला नहीं लेंगे। कहने का मतलब है बैग 1 बैग 2 को रोकेगा और बैग 2 बैग 1 को रोकेगा। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का मतलब है कि दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। अगर आप पहला बैग ले रहे हैं तो दूसरा नहीं लेंगे, दूसरा ले रहे हैं तो पहला नहीं लेंगे, दिखती बात है। तो बैग की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो दोनों, अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं, तो ये बात मैंने आपको पहले शुरू के लेक्चर में बताई, प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा, तो PE1 PE2 1 होगा। और हम ये लेते हैं कि दोनों बैगों इक्वली लाइकली, दोनों बैगों की प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब पहला बैग लें चाहे दूसरा लें, प्रोबेबिलिटी सेम। तो P ऑफ E1 P ऑफ E2, तो वहां से बैग की प्रोबेबिलिटी हाफ आ जाएगी। अगर आपने बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग इज हाफ। ये तो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि दोनों बैगों में से कोई ना कोई बैग तो आप लोगे, या तो बैग 1 लोगे या बैग 2 लोगे, दिखती बात है। तो इसका मतलब हुआ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव क्यों है? क्योंकि अगर आप बैग 1 ले रहे हैं तो बैग 2 नहीं ले रहे हैं, बैग 2 ले रहे हैं तो बैग 1 नहीं ले रहे हैं, तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब बात आती है दे आर एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव क्यों है? क्योंकि दोनों बैग हैं, तो दोनों का यूनियन जो है वो, मतलब समझने सैंपल स्पेस होगा, या तो ये बैग लेंगे या ये लेंगे, 2 ही बैग हैं आपके पास, तो दोनों का यूनियन क्या होगा? बैग 1 बैग 2। E1 is the event first bag is selected, E2 is the event second bag is selected। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है तो प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, PE1 प्लस PE2 1। हाँ, वो मैंने आपको बताया कि दोनों बैगों की प्रोबेबिलिटी सेम लेते हैं, मतलब इक्वली लाइकली है इवेंट, चाहे पहला बैग है ना, प्रोबेबिलिटी सेम है, तो PE1 प्लस PE1 1 आ गया, तो PE1 हाफ आ गया। तो अगर बैग की प्रोबेबिलिटी की बात करें, अगर E1 मान लें इवेंट दैट फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, कि पहला बैग आपने लिया, और E2 मान लें
इवेंट दैट सेकंड बैग इज सिलेक्टेड, E2 मान लिया कि दूसरा बैग लिया। ध्यान दे, हेयर E1 एंड E2 आर, E1 और E2 जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर ही है, PE1 प्लस PE2 ऑल्सो, यह मान के चलते हैं कि दोनों बैगों की प्रोबेबिलिटी सेम है, PE1 PE2, इसका मतलब है P ऑफ E1 आपका हाफ, तो बैग की प्रोबेबिलिटी हाफ आ गई। E1 फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, E2 सेकंड बैग इज सिलेक्टेड, E1 E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा, तो बैग की प्रोबेबिलिटी हाफ आ गई। अच्छा, अगर हमें ये दिया है कि पहले बैग में से बॉल निकाले और बताओ कि बॉल रेड है, तो बहुत इजी है। इफ वी हैव गिवन दैट फ्रॉम बैग 1 बॉल इज सिलेक्टेड, ये हमें दिया है कि बैग 1 से बॉल सिलेक्ट हुई, टू फाइंड इट इज रेड। अगर हमें ये बोल दिया कि बैग 1 से बॉल निकली और वो रेड है, तो बहुत इजी है, PE1 PE बॉल रेड है और उस पर कंडीशन लग गई कि पहले बैग में से, E मान लिया कि बॉल रेड है, लेट E बी इवेंट दैट बॉल इज रेड, E इवेंट है कि बॉल आपकी रेड है। तो E बाई E1 अगर हमें ये दे दिया कि पहले बैग से निकाली गई, तो पहले तो मतलब बॉल पर कंडीशन लगे कि पहले बैग से निकली, तो बॉल पर E पर कंडीशन लगे E1 की, E हुआ कि बॉल रेड है, तो E बाई E1 क्या होगा, E बाई E1 होगा 3/5। रेड बॉल पर कंडीशन लग गई कि पहले बैग में से आई, बॉल रेड है पर रेड पर कंडीशन लगी पहले, तो 3/5, अगर दूसरे बैग में से आई तो 2/5, वो भी इजीली निकल जाएगा। अब आप ध्यान दें, बेस थ्योरम की जरूरत क्यों है, ध्यान दें, अब सोचें इस चीज को। ये तो बहुत इजी है कि बैग की निकालनी तो हाफ है, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, दोनों बैगों में से कोई ना कोई बैग तो लोगे। और दूसरी बात, अगर आपको ये बोल दिया कि जी बैग 1 है और रेड बॉल निकालो, तो रेड बॉल कंडीशन लगे कि पहला बैग है, E मान लिया रेड है, तो E बाई E1 3/5, E बाई E2 2/5। अब देखो, कैन वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ball is drawn from particular bag, क्या हम ये इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम पर्टिकुलर बैग से बैग 2, मान लो दूसरा बैग, आपकी बुक की लैंग्वेज दिखा रहा हूं, क्या हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम पर्टिकुलर बैग, कि बॉल जो किसी पर्टिकुलर बैग से निकली, सपोज बैग 2, एंड इट इज गिवन, और ये गिवन है दैट बॉल इज रेड, और ये गिवन है कि बॉल रेड है, क्या हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम पर्टिकुलर बैग, कि जो बॉल है वो किसी पर्टिकुलर बैग से निकली। सोचो इस चीज को कि पर्टिकुलर बैग से बॉल निकली, हाँ ये हमें पता है कि बॉल रेड, इसका क्या मतलब है, इसका दैट इज वी हैव टू फाइंड रिवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, इसका मतलब है वी हैव टू फाइंड रिवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, हमें बैग 2 का रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालना है। मतलब आप ये समझे, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी कि मान लो कैन वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम पर्टिकुलर, क्या हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि बॉल किसी पर्टिकुलर बैग से निकली, मान लो दूसरे से निकली, और ये पता है कि बॉल रेड है, इसका मतलब है वी हैव टू फाइंड द रिवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, और ये गिवन है कि बॉल रेड है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है सोचिए, इसका मतलब वी हैव टू फाइंड रिवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, हमें बैग 2 का रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालना है व्हेन एन इवेंट अकर्ड आफ्टर इज नोन, जो इवेंट बाद में हो उसका हमें पता है, तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 निकालना है, वी हैव टू फाइंड रिवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, कब, जब जो इवेंट बाद में हो उसका हमें पता है, बाद में क्या हुआ कि बॉल रेड है, बॉल तो बैग में से आएगी ना, तो ये हमें पता है कि बॉल रेड है, लेकिन हमें ये निकालना है कि वो दूसरे बैग से आई, तो इसका मतलब वी हैव टू फाइंड रिवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, हमें बैग 2 का रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालना है व्हेन इवेंट अकर्ड आफ्टर, जो इवेंट बाद में हो उसका हमें पता है, व्हेन इवेंट अकर्ड आफ्टर इज नोन, तो कहने का मतलब है वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी
बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम पर्टिकुलर बैग, मान लो दूसरे से निकालनी है और ये गिवन है कि बॉल रेड है, इसका मतलब है वी हैव टू फाइंड द रिवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2। हमें बैग 2 का रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालना है, कब? जो इवेंट व्हेन इवेंट अकर्ड आफ्टर, जो इवेंट बाद में हो उसका हमें पता है, इवेंट अकर्ड आफ्टर इज नोन। तो ये देखें, तो इसके बारे में जॉन बेस जो है साइंटिस्ट, उसने बताया कि कैसे निकल सकती है। ही फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो जॉन बेस solved this problem by using conditional probability। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करके उसने ये प्रॉब्लम सॉल्व की। अब कैसे सॉल्व की देखें, आप ध्यान दें, कंसंट्रेट करें। जो बेस थ्योरम है वो देखें आप। बेस थ्योरम अभी लिखाई मैंने आपको, आई हैव थ्योरम आपको शुरू में लिखा दी थी मैंने, बेस थ्योरम की क्या है। अब आप देखिए जॉन बेस सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इसका वही है कि थ्योरम क्या है, PEI by A that is equal to PEI PA by EI अपॉन सिग्मा, प्रूफ बता रहा हूं, PEJ PA by EJ। इजी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, रिवर्स प्रोबेबिलिटी आएगी बैग की। ये हमें पता है कि बॉल रेड है, लेकिन बैग 2 में से है, ये बैग 1 में से है, तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 व्हेन इवेंट अकर्ड, जो इवेंट हो लिया हमें पता, इवेंट अकर्ड आफ्टर इज नोन। तो ये देखें, फॉर एनी I 1 to up to n। तो इसका प्रूफ देखें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम लगा के जॉन बेज ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की। बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे की देखें, ध्यान दें, PEI by A, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम लगाएं, क्या लिख सकते हैं इसको, A intersection EI by PA। You can write John Bayes solved this problem by using conditional probability। तो देखिए कितना इजी प्रूफ है इसका, PA by EA। अब आपको पता है ये आपने निकालना है, EI by A मतलब बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम आइदर ऑफ द बैग इफ कलर इज नोन। जो इवेंट बाद में हो उसका हमें पता है, व्हेन इवेंट अकर्ड आफ्टर इज नोन, जो इवेंट बाद में हो उसका हमें पता है। और प्रोबेबिलिटी निकालने की, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम पर्टिकुलर बैग, पर्टिकुलर बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी, कहने का मतलब वी हैव टू फाइंड रिवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 व्हेन इवेंट अकर्ड आफ्टर इज नोन, PEI by A। तो आपको पता है PA by B को PA इंटरसेक्शन B by PB लिख सकते हैं, वो लिख दिया मैंने, PA इंटरसेक्शन EI by PA। अब आपको पता है कि ये तो निकालना है, तो इसको आप ये तो लिखेंगे नहीं, A by EI, EI by A तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि तो निकालना है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, यू विल राइट PEI into PA by EI, क्योंकि ये तो निकालना है ना, तो लिखेंगे नहीं, उसको दूसरा लिखेंगे, तो पहले EI हो लिया into PA by EI, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन EI हैज अकर्ड, क्योंकि ये तो निकालना है A by B, तो इसको दूसरा ढंग से लिखिए PEI PA by A अपॉन P of A। तो P of A आपको पता है बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये बाय दिस इज बाय मल्टीप्लिकेशन रूल, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन रूल, क्योंकि PEI by A को PEI by A तो लिखेंगे, ये तो निकालना है ना, तो क्या लिखेंगे इसको, PEI into PA by EI। You know this thing, PA intersection EI, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, PA इंटरसेक्शन EI को क्या लिखेंगे, क्योंकि तो निकालना है, PA इंटरसेक्शन EI को लिखेंगे PEI into PA by EI। Why? Because this we have to find। PA इंटरसेक्शन B क्या होता है, PA into PB by A या PB into PA by B। अब PEI by A निकालना है, तो इसको PA by EI लिखेंगे into PEI। और नीचे आपका पता ही आपको P of A, अभी मैंने जस्ट आपको करा किया था बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इट कैन बी रिटन सिग्मा P A by EJ into P of EJ, J is equal to 1 to n। तो बेस थ्योरम इज प्रूव्ड। तो बेस थ्योरम का जो प्रूफ है दैट इज विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बेस थ्योरम का प्रूफ देखें, इट इज विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से बेस थ्योरम का प्रूफ हुआ। ये देखें PEI by A, ये बेस थ्योरम है, कैसे प्रूव की, PEI by A by B को क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन B by PB, तो EI by A को लिखा PA इंटरसेक्शन EI by PA। और A इंटरसेक्शन EI बाय मल्टीप्लिकेशन रूल, क्योंकि EI by A तो निकालना है, तो क्या लिखेंगे इसको, PEI into PA by EI, सिग्मा J 1 to n PA by EI PEJ। और इसको बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2। इट इज रिवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 व्हेन इवेंट अकर्ड आफ्टर, जो इवेंट बाद में हो उसका हमें पता है। तो इसको आप ध्यान दें,
पी ई आई बाई ई को पोस्टराई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई भी कहते हैं, जो बाद में हुआ इवेंट। और अगर पी ई आई को कहेंगे, अगर सिंपल पी ई आई की बात करें, इट इज कॉल्ड एज प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई। इसको प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई भी कहते हैं। एंड दिस थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ causes, it is also called as probability of causes। probability of causes भी कहते हैं इसको। और इसमें ध्यान रखें, here out of E1 E2 En, E1 से लेकर En तक one and only one event occurs। मतलब आउट ऑफ E1 से लेकर En तक जितने भी इवेंट हैं, आउट ऑफ E1 टू En, E1 से En तक जितने भी इवेंट हैं, वन एंड ओनली वन इवेंट अगर, सिर्फ एक और एक इवेंट होगा, तो होगा जरूर, ये नहीं कि सारे होंगे, एक होगा। या तो एक बैग लेंगे ऐसे समझ लो आप, या दूसरा बैग लेंगे, तीसरा, मतलब 10 बैग है तो कोई ना कोई एक बैग लेंगे, दोनों बैग नहीं लेंगे, किसी एक बैग में से बॉल निकाले। तो कहने का मतलब है जो बेस थ्योरम है उसमें आउट ऑफ E1 E2 En, E1 से लेकर En तक जितने भी इवेंट हैं, आप ध्यान दें, E1 से लेकर En तक जितने भी इवेंट हैं, उनमें से वन एंड ओनली वन इवेंट अकर, मतलब सिर्फ एक और एक इवेंट होगा, एक ही होगा। तो ये ध्यान रखें, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेस भी कहते हैं। दिस थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेस। तो ये नोट करें, और इसकी एप्लीकेशन है, इसका क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, उस क्वेश्चन से आपको थ्योरम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस हम करेंगे बेस थ्योरम के, तो बेस थ्योरम आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेस थ्योरम का क्वेश्चन बोर्ड में आज तक कंपटीशन में कम ही है कि इसका क्वेश्चन आया, आ भी जाता है कई बार। तो मैक्सिमम जो आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, जिससे पहले मैंने आपको कराया। तो और इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, जो हम इसके बाद करेंगे। तो बहुत ईजी है, ये भी बहुत ईजी है, एक बार आपको समझ आया तो कुछ भी नहीं है। रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी, फॉर्मूला आप याद रखो। अभी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन से और इजीली क्लियर होता है। थ्योरी में थोड़ी सी समझने में दिक्कत आती है, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान दें, इसमें वही है, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब है कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ओनली वन एंड वन विल अकर, और सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम बॉल इज रेड। तो क्या निकालना है, देखिए आप, ये पता लग गया कि बॉल रेड, मतलब ये हो चुका। प्रोबेबिलिटी निकालनी है ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, मतलब E1 बाई ई। E1 बाई ई का मतलब है बाई ई का मतलब है ये पता लग गया कि बॉल रेड है बाई ई, और कंडीशन लगी रेड पर, क्या कि पहले बैग में से आई, बैग पर कंडीशन लगी कि बॉल रेड है। E1 बाई ई, रिवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, E1 बाई ई। तो बेस थ्योरम क्या बोलती है? इनवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E1, अभी कराई है, E1 बाई यहाँ का P E बाई E1 इंटू P E1, और नीचे वही PE, तो P क्या होगा? P लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, E बाई E1 इंटू P E1, P आएगा नीचे, P में क्या होगा? E बाई E1 इंटू P E1, E बाई E2 इंटू P E2। ये देखिए, यहां पर मैंने ब्लैक लिख दिया, उसको रेड ही कर दिया, क्योंकि मैंने रेड कर दिया, आपको फर्क नहीं पड़ता उससे, क्वेश्चन समझ आना चाहिए आपके। तो ये बढ़िया, अब इनवर्स प्रोबेबिलिटी लगा, E बाई E1 3/5 1/2, नीचे 3/5 1/2, E बाई E2 2/5 1/2, प्रोबेबिलिटी सेम है। तो नीचे 10 है तो उसको काटेंगे, नीचे 10 है, कट जाएगा पूरा 10, तो 3 बाई 3 + 2 5, दैट इज 3 बाई 5। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ये देखें आप, 3 रेड 2 ब्लैक, दूसरे में 2 रेड 3 ब्लैक। अगली क्लास में बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा मैं, क्योंकि मैं एक बार दोबारा करा दूंगा आपको, और भी क्लियर हो जाएगा। E1 बाई ई, मतलब बैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो इवेंट बाद में हो गया उसका हमें पता है। E1 बाई ई का पता है कि इवेंट हो रही है, मतलब बॉल आपकी रेड है, ये पता लग गया। तो इट विल बी PE बाई E1, बेस थ्योरम, E1 रिवर्स प्रोबेबिलिटी, E1 बाई ई क्या होगा? E बाई E1 इंटू P E1, नीचे E बाई E1 P E1, E बाई E2 P E2, और ऐड कर दें, 3/5 इज द आंसर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये देखें, तो नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन हम करेंगे, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यू विल बी मोर एंड मोर क्लियर, चीजें क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन एक दिया था मैंने 12वें लेक्चर में आपको, डाई वाला, वो भी करा दूंगा, और एक और क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। तो 13.3 के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तो उससे आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा कि कहाँ
कैसे बेस थ्योरम लगानी है, बस ये समझ ले कि बेस थ्योरम में इनवर्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, इसको रिवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट टू। जो इवेंट हो लिया वो हमें पता है, इवेंट जो बाद में हुआ, क्योंकि बैग में से बॉल आएगी, बॉल में से बैग नहीं आएगा, बैग में से बॉल आएगी, तो इवेंट अकल्ड आफ्टर, जो इवेंट बाद में हो उसका हमें पता है। ये पता है कि बॉल रेड आनी है, रेड बॉल आनी है, प्रोबेबिलिटी लगाने की पहले बैग में से आई। तो जॉन बेस सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व किया। E1 बाई ई को लिखा E इंटरसेक्शन E1 बाई PE, और E इंटरसेक्शन E1, अब E1 बाई ई तो निकालना, तो उसको E बाई E1 लिखा इंटू PE1, और नीचे P ऑफ E क्या आएगा, PE बाई E1 इंटू PE1, वो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे लग जाएगा। तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे उतना आपको क्लियर होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल डू, थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे उससे आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा।